नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सियासत दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते भर में हुई सियासी गतिविधियों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूबे की सियासत का मिजाज क्या चल रहा है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के भीतर की हवा किस ओर बह रही है। सियासत में महत्वाकांक्षाएं क्या कुछ नहीं करवा लेती हैं। यहाँ अपना पराया कोई नहीं होता, या यूं कहें कि हो ही नहीं सकता तो भी गलत नहीं होगा। फिर ये तो कांग्रेस है। यहाँ तो बाहर वालों से ज़्यादा अपनों को निपटाने की परंपरा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शनिवार को दिल्ली पहुंची थी, लेकिन हुड्डा खेमे के 19 विधायक तो 2 दिन पहले ही यहाँ घूमकर जा चुके हैं। हरियाणवी में कहें तो रोड़ा चौधर का है। सबसे पहले मैं कांग्रेस हूँ और कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। कांग्रेसी खून की मैं हूँ। हो सकता है सब लोगों में कांग्रेस का उतना खून ना दौड़ रहा हो, लेकिन हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। बात रगों में कांग्रेसी खून होने तक आ पहुंची है, वो भी कम या ज्यादा, और ये तय करेगा कौन सिवाय पार्टी आलाकमान के। तो पिछला पूरा हफ्ता प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए दिल्ली नापने में निकल गया। कोई किसी से अध्यक्ष पद छीन लेना चाहता है तो कोई उसे बचाए रखने के लिए तमाम ताकत झोंक रहा है। कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक पार्टी के भीतर सियासत तो लाजमी है। हरियाणा में अब ये धीरे धीरे फिर से उफान ले रही है। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं विधायकों के संख्या बल के जरिए जाहिर हो रही हैं और आलाकमान को इस खेमेबंदी से बताया जा रहा है कि हम भी हैं जोश में। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। कोई कितना भी जोश में क्यों ना हो, लेकिन बात तो रगों में कांग्रेसी खून की आ गई है, और वो भी औरों से कहीं ज्यादा। यह दिखाना भी तो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सियासत में जिंदा तब तक ही रहा जा सकता है जब तक आप सामने वाले के हर पैतरे की काट अपने पास रखते हैं। शनिवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केसी वेणुगोपाल से मिलकर नहले पर दहला मारने का काम किया। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मिलने पहुंचे 19 विधायकों का मत था कि प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव, नगर परिषद और नगर निगम चुनाव के साथ साथ एलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर फिलहाल मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो इन विधायकों ने कुमारी शैलजा को हटाने की मांग ही कर दी है। क्या कोई मतभेद है? कोई मतभेद नहीं, कोई कलेश नहीं, पर ये जरूर है बड़ा परिवार होता है तो मतभेद नहीं, अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। और आज हमने भी विवेक बंसल जी के सामने अपने दिल की बातें रखी, अपनी मनसा जो जाहिर की हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सके हरियाणा में। और साथ में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आगे चल के हम कांग्रेस को मजबूत कर। लेकिन कुमारी शैलजा कहती हैं कि उनकी रगों में कांग्रेस कहीं ज्यादा दौड़ रही है, तो वे कांग्रेस के कल्चर को भी औरों से बेहतर तरीके से समझती हैं। अंदर की बात यह है कि शैलजा को मालूम है कि पिछले प्रभारी भले ही किसी एक के पलड़े को भारी रखने का काम करते रहे हों, लेकिन बंसल बैलेंस बनाकर रखते हैं। फिर जिन केसी वेणुगोपाल से मिलवाए जाने को लेकर बंसल से मिलने वाले विधायक गुहार लगा रहे थे, उन वेणुगोपाल से शनिवार को शैलजा की एक मुलाकात संदेश तो कैडा ही दे रही है। और जो 19 विधायक भी आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ ये बात रखी, ये बिल्कुल सरासर निराधार है। ये मीटिंग के पश्चात कहाँ से ये बीज अंकुर फूटा, मुझे उसका एहसास नहीं है, आभास नहीं है कहाँ से फूटा, क्यों फूटा। पर लेकिन मैं आपको बहुत ही
स्पष्टता के साथ, बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत सामान्य रूप से एक औपचारिक बैठक संगठन की दृष्टि से जो गठन होने जा रहा है उसमें उनके विचार, और उसके पश्चात किस तरीके से हम लोग आगे का जो नगर निकाय चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, उसको कैसे लड़े, क्या उसमें हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े जिससे कि हम प्रभावी परिणाम दे सकें, ये था। राजनीति में अवधारणाएं बनाकर भी कई बार फैसले लिए जाते हैं। नेताओं को लगता है कि अगर किसी और का फार्मूला काम कर गया तो उन्हें भी वही पैतरा अपनाना चाहिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के सामने आलाकमान को झुकना पड़ा तो हुड्डा हरियाणा से शायद यही संदेश देना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि 31 में से 8 ही एमएलए अध्यक्ष के पास हैं और हुड्डा का खेमा 20 विधायकों से भरा हुआ है। अशोक तंवर के अध्यक्ष रहते भी प्रदेश कांग्रेस में सिर फूटे थे। लेकिन इस बार सियासत की चौसर पर हर गोटी इस कदर शातिर तरीके से बिछाई जा रही है कि कोई भी चाल चल ली जाए वो पहुंचेगी सीधा आला कमान तक। मतलब अब किसी को कुछ भी चाहिए होगा तो प्रभारियों का भार काफी हद तक कम हो चुका है और शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि किसकी रगों में कितनी कांग्रेस दौड़ रही है। मतलब कुछ भी चाहिए तो इसी दर पर आकर कहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राजनीति की हवाएं बता रही हैं कि सूबे में सियासत का मिजाज अभी कुछ और गर्म होने वाला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम तक एक सफर ने संकेत दिए हैं कि खोया हुआ जोश वापस लाया जा सकता है। राजनीति की बिसात पर जब एक मजा हुआ खिलाड़ी आकर बैठता है तो जानकार मानने लगते हैं कि बाजी चाहे कितनी भी हाथ से निकल चुकी हो, बस थोड़ा सा जोश और होश के साथ चली गई हर चाल आपको वापस टक्कर में ला सकती है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के तिहाड़ जेल से बाहर होते ही वर्करों का जोश देखने को मिला। साथ ही चंडीगढ़ से यह भी बताया गया कि इस बार आक्रमणता या अंग्रेजी में कहे तो एग्रेसिवनेस कुछ ऐसी रहेगी। पार्टी वापस ओम प्रकाश चौटाला वाले तेवर में आना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया जब हमने कांग्रेस के लोगों के ऊपर खुला एक आरोप शुरू से लगाया था कि एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब के खिलाफ सीबीआई और केंद्र की सरकार से मिलकर के केंद्र की सरकार का सीबीआई पे दबाव बना करके चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया था। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने पर कार्यकर्ता का उत्साह पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। चौटाला राजनीति में रग पकड़ना भी जानते हैं, उन्हें पता है कि दर्द में हाथ कहां रखना है। इसलिए तो जेल से बाहर आते ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के धरनों पर जाने की बात कह दी। यह भी संकेत दे दिया कि चौधरी देवीलाल किसान कमेरे वर्ग की राजनीति करते थे और असल में उनकी नीतियों पर कौन चल रहा है, जनता समझ ले। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय सिंह चौटाला के तेवर बता रहे थे कि पार्टी की ओर से फिलहाल जो मोर्चा खोला गया है उसमें मुख्य रूप से निशाने पर कांग्रेस है। सियासत में अपने मुद्दे किसी और को हड़पने नहीं दिए जाते। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कांग्रेस लगातार सपोर्ट कर रही थी। इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने भी इसे लेकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आंदोलन के समर्थन का चेहरा अब पार्टी की ओर से ओम प्रकाश चौटाला रहेंगे। कार्यकर्ता इसे टर्निंग पॉइंट की तरह देख रहा है।
सूबे में सियासत का जिक्र हो और जाट गैर जाट राजनीति के बारे में बात ना की जाए ये संभव नहीं है। हालांकि इसे किसान कमेरे वर्ग की संज्ञा भी दी जाती रही है। ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद जाट राजनीति कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के आसपास घूम रही थी। इनेलो में अब जाट राजनीति का चेहरा अभय सिंह चौटाला की बजाय ओम प्रकाश चौटाला होने जा रहे हैं। यह कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पार्टी भले ही उत्साह में हो, लेकिन जिस तरह जेजेपी की टूट के बाद इनेलो ने अपना जनाधार खोया है, उसे वापस पा लेना इतना आसान भी नहीं है। उसे मालूम है कि 2014 के चुनाव के बाद पार्टी 19 आते आते एक सीट पर आ चुकी थी और अब तो वो भी नहीं है। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति फिर से शून्य से शुरू होगी। पहुंचेगी कहां तक, यह तो कार्यकर्ता का जोश और कर्ता धर्ताओं की मेहनत से ही पता चल सकेगा। मतलब कहा जा सकता है कि राजनीति के दंगल में लगातार विरोधियों को पटकनी देते रहे ओम प्रकाश चौटाला के लिए फिर से यह साबित करने जैसा है कि सियासत के दंगल में उनके दांवपेच अभी भी काटे नहीं जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सियासत का उसूल है कि जब किसी बात का हल निकलता ना दिखे तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद या तो चीज़ खत्म हो जाएगी या फिर ढीली पड़ने लगेगी, फिर अपने तेवर कड़े किए जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंदोलनकारियों को साफ कह दिया है कि बातचीत बिना शर्त ही होगी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने विगत 7 वर्षों में खेती किसानी आगे बढ़े और किसान मुनाफे में आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सार्थक योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिल रहा है। कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। करीब 7 महीने से सूबे में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध झेल रहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नेताओं ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। दोनों दलों के नेताओं के तेवर में अब बदलाव देखा जा सकता है और शायद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के नेताओं को महसूस भी हो रहा होगा। यह बदलाव पिछले कुछ दिनों से ही देखने को मिल रहा है। मतलब समझा जा सकता है कि सरकार ने आंदोलन से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव तो किया है। अगर एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि अब जो गतिविधि चल रही है, ये आंदोलन की गतिविधि नहीं है, अब तो ये राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ चुकी। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे।
सरकार की रणनीति का पहला पार्ट प्रदेश के लोगों को आंदोलन के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में बताना माना जा सकता है। दोनों दलों के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का सपोर्ट है। पंजाब चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस किसानों को उकसा रही है। सरकार का कहना है कि सही किसानों का आंदोलन से वास्तव में कोई लेना देना ही नहीं है। इस रणनीति का असर यह होता दिख रहा है कि जो कांग्रेस लगातार आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, आंदोलनकारियों की मजबूरी हो गई है ये कहना कि कांग्रेस ने अपने दौर में कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। सियासी कनेक्शन के बाद आंदोलन की पवित्रता को लेकर सवाल उठे तो किसान नेताओं को सफाइयां देने के लिए आगे आना पड़ा। मतलब दबाव बना ही है ना। मुख्यमंत्री की ओर से यह कहना कि जिस दिन टकराव होगा उस दिन हमारा संयम भी टूट जाएगा, साफ संकेत दे रहा है कि सरकार सख्ती के मूड में आ सकती है। यह बयान भी मनोबल तोड़ने का काम कर ही रहा है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से लग रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंदोलनकारियों को धरना स्थल पर अब और ज्यादा दिन टिकने देना नहीं चाहती। प्रदेश सरकार ने अपने तीनों टोल प्लाजा चालू करवा दिए हैं। गठबंधन के नेताओं को यह अच्छे से समझ में आ गया है कि जब तक लोगों के बीच नहीं जाया जाएगा, आंदोलन को लेकर लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता। संवादहीनता की स्थिति को खत्म करने के लिए अब हर तरह के विरोध के बावजूद दोनों दलों के नेताओं ने जनता के बीच जाने की ठान ली है। आंदोलन से निपटने के लिए सरकार की ओर से एक एक कदम तमाम सियासत को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में प्रदेश के लोगों को यह समझाया जा सके कि तीनों कानूनों का विरोध सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए हो रहा है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। आंदोलनकारियों की ओर से साफ कहा गया है कि बातचीत तो 3 कानून वापस लेने को लेकर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सूबे की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इस हफ्ते यह खबर बेहद जरूरी है। 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर जो बातचीत चल रही है वो प्रदेश की राजनीति को काफी हद तक बल देने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव कम से कम 126 सीटों पर होंगे। इसके अलावा लोकसभा की सीटें भी 10 से बढ़कर 14 हो सकती है। मतलब राजनीतिक दलों को अपनी तैयारियां इस संख्या को ध्यान में रखते हुए शुरू कर देनी चाहिए। हरियाणा में आने वाले वक्त में नई विधानसभा की जरूरत पड़ने वाली है। जी हां, इस विधानसभा में विधायकों के बैठने की सीट भी पहले से कहीं ज्यादा होंगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जी, इसकी वजह है 2026 में होने वाला नया परिसीमन। यह परिसीमन लागू होगा तो प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 126 होने की उम्मीद है। कि आगामी परिस्थितियों को देखते हुए, आगामी 2026 के परिसीमन को देखते हुए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अभी से विचार करें कि 2026 में जब हरियाणा विधानसभा के अंदर लगभग 126 विधायक हो जाएंगे और 14 मेंबर पार्लियामेंट हो जाएंगे तो विधानसभा के अंदर बैठने की व्यवस्था कैसे होगी। नए परिसीमन के अनुसार अगर विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं तो अतिरिक्त विधायकों को वर्तमान विधानसभा में दिक्कतें पेश आएंगी। पिछले बजट सत्र और उससे पहले के मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जब विधायकों को सदन में बैठाया गया था तो गैलरी और दर्शक दीर्घा तक में विधायकों को बैठाना पड़ा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि नई विधानसभा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक बैठक होनी चाहिए जिसमें सभी के विचार सुने जाएं। मैंने एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और इसके अलावा हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को परिस्थितियों की जानकारी दी है और उनका मार्गदर्शन
क्या है वो मैंने उनसे मांगा है कि वो मार्गदर्शन करें कि इन परिस्थितियों के अंदर क्या ये उचित नहीं होगा कि हम विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के अंदर नया बनाएं। और मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां हैं आज, जिस प्रकार से आप देखिए मीडिया है, जो ये विधानसभा के अंदर प्रेस गैलरी है, जिस समय ये बनी थी उस टाइम 10 या 12 या 15 जो है सिर्फ पेपर निकलते थे। आज सैकड़ों की संख्या के अंदर अखबार निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उस समय नहीं था, सोशल मीडिया उस समय नहीं था, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जो पत्रकार हैं, जो हमारे जो ये देखरेख करने वाले हैं, उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो उस दृष्टि से मुझे ये लगता है कि अभी से हम इसके ऊपर सोच करके विचार करके उसका हम कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो जरूर ढूंढें। विधानसभा की तरह ही लोकसभा की सीटों की संख्या भी 10 से बढ़कर 14 हो सकती है। विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भी कुछ अलग ही होंगे। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में ज्यादातर 2 से 4 जिलों में फैली हुई है। कई बार अलग अलग जिलों के राजनीतिक समीकरण भी अलग अलग होते हैं, जिनका असर नतीजों पर भी पड़ता है। यह माना जा रहा है कि 14 लोकसभा सीटों में से 3 आरक्षित हो सकती हैं, जबकि 126 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। सूबे में 2024 में अगला विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2029 के चुनाव में हरियाणा की राजनीतिक हवा और विधानसभा का नजारा काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सियासत दिस वीक के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रदेश की तमाम सियासी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रदीप डबास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।